दोस्तों नमस्कार, जौहर। दोस्तों अभी जो भी चल रहा है पूर्वी राजस्थान में, वो आप सभी लोग देख ही रहे हो। जिन लोगों ने भी आंदोलन किया अपने हक अधिकारों के लिए, उन्होंने काफ़ी जोर लगाया और जहाँ तक है उसमें सफलता मिल ही रही है, ऑलमोस्ट सफलता मिल भी गई है। मगर इस आंदोलन की कुछ ऐसी कड़वी यादें भी हैं जो मेरे को लगता है कि दशकों तक अखड़ती रहेंगी, व्यक्तियों को भी और समाज को भी। जैसे कि एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि अभी आंदोलनकारियों का कहना है कि जो ज़्यादातर एफआईआर दर्ज की गई है वो हमारे लोगों के खिलाफ की गई है, हमारी जाति देख के उनको दर्ज किया गया है। जबकि जो दूसरे सामने वाले समाज है, चाहे अपन एक समाज की बात करें या दूसरे समाजों के लोग भी हैं जिन्होंने फेक आईडी बनाकर लोगों को भड़काया है, और उसके चलते बदनाम या तो गुर्जर समाज हुआ या मीणा समाज, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तो आंदोलनकारियों का कहना है कि ऐसे लोगों की ना तो आईडियों को ब्लॉक किया गया है और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, ना ही एफआईआर की गई है। साथ में ही अपन ने जो बैंसला जैसे नेता की भी बात करते हैं, तो इन लोगों को ये भी शिकायत है कि भाई सबसे ज़्यादा जो भड़काऊ भाषण देने वाले थे, जो रूट ऑफ कंटेंशन यानी विवाद की जड़ थे, वो तो बैंसला साहब थे। तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? अब तथ्य तो आप ही लोग जाने, लेकिन अगर ऐसा है कि पुलिस प्रशासन ने गिन गिन कर या जातियाँ देखकर एफआईआर दर्ज की हैं तो ये गलत है। लेकिन इसका भी तरीका तो है ही कि आप लोग भी मतलब तथ्यों को निकालिए, सबूतों को जुटाइए और आप पे मतलब कोर्ट को भी भेजिए, आप पे सरकार को भी भेजिए, केंद्र सरकार को भी भेजिए, विभिन्न एजेंसियां हैं उनसे भी आप कंप्लेन कर सकते हो यदि आपको ऐसा लगता है। लेकिन जो सबूत है आपके पास में वो सॉलिड होना ज़रूरी है, नहीं तो फाइनली बदनामी आप लोगों की भी हो सकती है। लेकिन आपको लगता है कि रियल में सॉलिड ही है तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारें और इस आंदोलन को कलह का रूप देने वाले जो लोग भी हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के या गांव के हों, तो उन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करें। तो मैं तो आज लाइव इसलिए ये वीडियो मैं इसलिए अपडेट कर रहा हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि कहीं ना कहीं सुराग हमारी कश्ती में भी था। अभी आप लोग बोल रहे हो कि भाई हमारे लोगों पे ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं, उनको निशाना बनाया गया है। तो ये एफआईआर इसलिए दर्ज हुई है कि हमारी कश्ती में भी सुराग है, और वो सुराग क्या है मैं आपको बताता हूँ। और हो सकता है वो इस आंदोलन के लिए आपको काम नहीं आए, ये मार्गदर्शन है, ये रणनीति है, लेकिन आगे वाले जो भी आंदोलन होंगे आप इस नीति को अपनाओगे या व्यवस्थित तरीके से आप आंदोलन करोगे तो आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। और इस आंदोलन के जो भी लीडर बने हुए थे, जो भी चेहरे थे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो इमेच्योरिटी है, जो अपरिपक्वता है, कहीं पे भी किसी भी बात को बक देने की उनकी जो आदत है, कभी इसको टारगेट कर लिया, कभी उसको टारगेट कर लिया। तो मैं अपन ने जैसे कानून की जानकारी की बात करें तो उसकी भी काफ़ी कमी है। तो इसमें ज़्यादातर लोग इस तरह के देखे गए जो सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए आए हुए थे, बाकी रियल में उनका पानी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। इस बात पर भी आपको गौर करना होगा। तो मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि समाज अपने हक अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़े, ये चीज़ आपको सीखनी होगी। आंदोलन कैसे करे, नेतृत्व कैसा हो, भीड़ को कैसे संभाला जाए, मीडिया के सामने कौन बोले। अब इस पॉइंट से आपको समझ आ गया होगा कि इस पूरे आंदोलन में बता दो आप कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को मीडिया की जिम्मेदारी दी गई हो, किस भाषा में बोले। भाषाओं की तो सारी सीमा लांघ दी गई थी, इस समाज की तरफ से भी और उस समाज की तरफ से भी। किस मर्यादा में बोले, रियल में देखा जाए तो यहाँ पे मर्यादा का कोई लेना देना ही नहीं रह गया था। और सबसे ज़रूरी बात कि सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य न्याय दिलाना होता है। भीड़ दिखाना, नारे लगाना, धमकी देना और फिर सिर्फ किसी शॉर्टकट तरीके से समझौता करे आंदोलन को ख़त्म करना नहीं होता। तो मैंने ये भी देखा है कि मैं इसी आंदोलन की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले बहुत सारे आंदोलन मैंने देखे हैं, तो शायद ही किसी में न्याय दिलाने की बात की गई हो। सब में समझौता करवा दिया जाता है, या तो अपराधी और पीड़ित के बीच में, या पुलिस और पीड़ित के बीच में, और 2-4 लाख रुपए या इस तरह का कुछ लालच दे दिया जाता है।
जबकि अपन अभी देखते हैं तो जो नीले ड्रम वाले लड़के लड़की थे, इनको भी फांसी की सज़ा सुनाई गई है। जो औरत जिसने एक प्रेमी से शादी करने के लिए अपने 1.5 साल के बच्चे को मतलब पटक पटक कर मार डाला था, उसको भी फांसी की सज़ा दी गई है। तो आपके समाज में ये उदाहरण पेश क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको अपने समाज में एक्चुअली अपराध कम करने हैं, ख़त्म करने हैं, तो सबसे पहले आपको न्याय को टारगेट करना होगा, न्याय को अपना लक्ष्य बनाना होगा। ये जो समझौते वाली नीति है, इसे छोड़ना होगा। इससे आपके जो 2-4 इस आंदोलन में भी थे, ये थोबड़े तो चमक जाएंगे और हो सकता है इनको 2-4 लाख का या इस तरह का कुछ फ़ायदा मिल जाए, लेकिन समाज को इसका 1% भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। उससे चोर ही चोर, डकैत ही डकैत, हत्यारे और बलात्कार ही पैदा होंगे समाज में। ये मैं आज भी बता रहा हूँ और कल के दिन भी आपको ये बात समझ आने ही वाली है। तो इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़ी जो चिंता की बात रही, वो रही पानी का मुद्दा किसान अधिकारों से हटकर जातीय टकराव, गाली गलौज, धमकी और समाज बनाम समाज की लड़ाई जैसा दिखने लगा। ऐसा तो कहीं से लग ही नहीं रहा था कि ये लड़ाई पानी की है, बस ऐसा लड़ रहा था कि ये उनको गाली दे रहे हैं और वो इनको गाली दे रहे हैं बस, और दोनों समाजों को आमने सामने लाया जा रहा था। और हम जैसे भाईचारे की बात कर रहे थे कि आप फोकस करो अपनी जो भी न्यायिक मांगे हैं उन पर, तो हम जैसों को विलेन साबित किया जा रहा था। मैंने कंप्लेन भी की है। अभी आप लोगों की जो FIR की लिस्ट है उसको आप जितने भी बता रहे हो, तो उसमें 6 लोग और ऐड कर सकते हो आप लोग, बिकॉज FIR उनके खिलाफ भी हो रही है। और हालांकि वो मैं पर्सनल FIR करवा रहा हूँ उनके खिलाफ, वो उसका आंदोलन से लेना देना नहीं है। मैंने उनके नाम और नंबर भी उजागर किए हैं, आप मेरी फेसबुक पोस्ट पर भी देख सकते हैं, वीडियो में भी मैंने शेयर किया है। तो जब भी जातीय टकराव, गाली गलौच या धमकी ये सब होती हैं, तो अंडरस्टूड है कि कोई भी आंदोलन कमज़ोर होता ही है और सरकार और पुलिस प्रशासन को उसकी पोल मिलती ही मिलती है। अदरवाइज़ तो सरकार की भी हिम्मत नहीं थी और पुलिस प्रशासन की भी हिम्मत नहीं थी कि इस तरह से जो आप जिस तरह से बोल रहे हो, तो उस तरह से एक तरफा FIR हो जाती लोगों के खिलाफ। तो एक बात और आप लोगों को साफ समझनी चाहिए कि सामाजिक आंदोलन केवल भीड़ इकट्ठी करने का नाम नहीं है। आंदोलन का मतलब केवल मंच लगाना, माइक पकड़ना, नारा लगाना और प्रशासन को चेतावनी देना ही नहीं है। असली आंदोलन तो वह होता है जो अन्याय को पहचानता है, पीड़ित को केंद्र में रखता है, संविधान को हथियार बनाता है, जनता को अनुशासित रखता है। लेकिन आप मेरे को बताइए कि अनुशासन के लिए आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने 10 लोगों की भी कोई टीम बनाई क्या, जो लोगों को अनुशासन में रखे, भीड़ को अनुशासन में रखे और भाषा पे संयम रखने की सलाह दे? तो ये भी हमारी गलती थी। अगर आंदोलन का लक्ष्य किसानों को पानी दिलाना है, तो हर भाषण, हर पोस्टर, हर नारा, हर मीडिया बाइट, हर जुलूस और हर रणनीति उसी लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए थी। लेकिन देखने में ये आ रहा था कि बड़े से बड़े दिग्गज जो भी थे आंदोलन में, उनको भी आप 2 गाली दे दो, तो वो जो गाली देने वाला है उसी पे सारे आंदोलन को फोकस कर रहे थे। तो इसको तो आंदोलन नहीं कह सकते, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर लक्ष्य पानी का है तो भाषा भी पानी की होनी चाहिए, खेती की होनी चाहिए, किसान की होनी चाहिए, हाई कोर्ट के आदेश की होनी चाहिए, सरकार की जवाबदेही की होनी चाहिए। लेकिन अगर उसी मंच से जातीय गाली, धमकी, बदले की भाषा, पुराने झगड़ों की आग, जैसे कई लोग तो 2007 तक पहुंच गए थे, 2006 तक पहुंच गए थे, और दूसरे समाज को अपमानित करने वाली बातें होने लगे, तो आंदोलन का कमज़ोर होना लाजमी है। तो इन बातों का भी आपको भविष्य में ध्यान रखना होगा। और मैं यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं तोड़ रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो हमारे समाज में और हमारे समाज के लीडर्स में और युवाओं में आंदोलन को लेकर जो कमियां हैं उन्हें उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे भविष्य में हमें इस तरह से रोड पे आना पड़े तो पूरी मजबूती से आएँ, पूरी एकता से आएँ और व्यवस्थित तरीके से आएँ। और व्यवस्थित तरीके के लिए हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP तैयार करें कि किस व्यक्ति को कौन सा काम देना है ना। कोर कमेटी की क्या जिम्मेदारी होगी, मीडिया प्रभारी की क्या जिम्मेदारी होगी, डिसिप्लिन रखने की वाले की क्या जिम्मेदारी होगी, खाने पीने की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते हो किसी भी आंदोलन में, तो बड़े से बड़े आंदोलन को भी हैंडल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ। खंडीप गांव का धरना शांतिपूर्ण रहा, उसकी हर आदमी बड़ाई करता है। मैं खुद भी गया था वहाँ पे, कितने लोग थे, लाख से तो ज़्यादा ही लोग होंगे।
लेकिन इतनी शांति थी वहाँ पर, स्टेज पे बाकायदा ये डिक्लेयर भी किया गया था कि कोई भी व्यक्ति सरकारी संपत्ति या जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाए। ये अच्छी बात थी। लेकिन खंडी पंचायत जैसे ही ख़त्म हुई और उसके 6 दिन बाद में जब आंदोलन शुरू हुआ तो ये सारी जो वार्निंग थी वो गायब दिखी। शायद आंदोलन में युवाओं का बोलबाला ज़्यादा था और बुज़ुर्गों का कम, इसलिए जो इनडिसिप्लिनरी टाइप की जो चीज़ें थी वो देखने को मिली, ऐसा मेरा मानना है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि मंच के आसपास क्या भाषा बोली जा रही है, सोशल मीडिया पर समर्थक क्या लिख रहे हैं, छोटे नेता क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर छोटे नेता का मतलब छुटभैयाओं से है जो अपना थोड़ा चमकाने के लिए आते हैं। भीड़ में कौन भड़काऊ बात कर रहा है और मुख्य नेतृत्व उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे आंदोलन में किसी भी छपरी ने भी कोई भी निगेटिव चीज़ बोल ली कि इसको मार देंगे, इसको काट देंगे, इसको देख लेंगे, इसका चिन्ह मिटा देंगे, ये 3 बटन खोलती है, ये वो करती है, तो मेरे को नहीं लगता कि एक भी व्यक्ति ने स्टेज पर चढ़ के इन सब का खंडन किया होगा कि ये हमारे स्टेज की तरफ से या हमारे मंच की तरफ से बयान नहीं है और ऐसे व्यक्ति के बयान के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम ना ही मंच पर प्रवेश देंगे और ना ही हम हमारे आंदोलन में प्रवेश देंगे और ज़रूरत पड़ी तो उसको कानून के सुपुर्द भी करेंगे। बताइए, यदि किसी ने इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट इशू किया हो आपके सीनियर से, सीनियर लीडर ने भी, तो इन कमियों को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। हम जैसों पे खुन्नस निकालने से यहाँ पे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। नेतृत्व की पहली परीक्षा यही होती है कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना है, तभी आप एक बड़े लीडर बन सकते हो, तभी आप किसी आंदोलन का नेतृत्व कर सकते हो। अब कई भाई लोग यहाँ पे लिखेंगे, मेरे लिए लिखेंगे कि मैं भी तो गाली देता हूँ कमेंट के बदले कमेंट। तो मैंने लाइफ में एक्चुअली इतना सेक्रीफाइस किया है, इतने त्यागों से भरा हुआ है मेरा जीवन कि मेरे को लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं किसी को कितनी भी गाली दूँ, कितनी भी बिगाड़ूँ, तो भी मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और ना ही मैं कोई महत्वाकांक्षी हूँ कि कल के दिन मैं कोई नेता बनना चाहूँ या किसी NGO का मैं प्रेसिडेंट बनना चाहूँ, है ना, या किसी पार्टी का मैं अध्यक्ष, सेक्रेटरी या प्रवक्ता बनना चाहूँ, तो इसलिए देता हूँ। लेकिन जब आप आंदोलन करते हो तो आपके इरादे ये तो नहीं होते कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो मेरी जो बात होती है, मेरा जो एटीट्यूड है और आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, उसमें बहुत अंतर होता है। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। तो मेरे पे मत जाइए कि मैं गाली क्यों देता हूँ। यदि मैं गाली नहीं दूँ तो आप लोगों जैसे छपरी, आप लोगों में से जो ज़्यादातर छपरी हैं, मतलब मेरी फेसबुक को बंद ही कर देंगे। एक्चुअली ये छपरियों की आदत क्या होती है कि कभी इनकी कोशिश होती है कि कभी भी किसी पढ़े लिखे और योग्य आदमी को समाज सेवा में मत आने दो, सामाजिक कार्यकर्ता मत बनने दो, नहीं तो हमारी चवन्नी चलनी बंद हो जाएगी। इसीलिए जो भी IAS होते हैं, जो भी IPS होते हैं, DM होते हैं, SDM होते हैं, तहसीलदार होते हैं, दूसरे कमिश्नर टाइप के लोग होते हैं, ये कभी भी इस तरह के पचड़ों में नहीं पड़ते, क्योंकि वो एक भी समाज को समझाने वाली बात लिख देते हैं तो ये लोग कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं और तब तक पड़े रहते हैं जब तक कि वो मैदान छोड़कर वापस बेचारा अपनी नौकरी को नहीं संभाल ले। लेकिन मेरा नाम कैप्टन SR मीणा है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। आप लोग एक बदतमीजी करोगे तो 4 बदतमीजी करना मेरे को आता है। कानून भी जितना मैं जानता हूँ उतने आप लोगों में से अच्छे नहीं जानते होंगे। तो मैं इस तरह पीछे तो हटने वाला नहीं हूँ। हालांकि मेरे को नेतागिरी इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं जो काम अभी कर रहा हूँ ये तो जारी ही रहेगा। आप कितना भी चिल्ला लो, कितना भी लिख लो, कुछ भी करो। ये बात है भाई लोगों। तो नेता वही है, मैं नेता के बारे में बात कर रहा था कि नेता कैसा होना चाहिए। नेता वही है जो अपने लोगों को भी रोक सकता है और दूसरे पक्ष से भी संवाद कर सकता है। लेकिन इस आंदोलन में देखने में आ रहा था कि अपने लोगों को रोकना तो दूर की बात है, बल्कि दूसरे पक्ष है उसको तो वो दुश्मन ही समझ बैठे पहले से ही दिन। मतलब तभी से लगने लग गया कि ये जो आंदोलन है ये किसान बनाम सरकार ना होके किसान, मतलब एक समाज के किसान बनाम दूसरे समाज के किसान टाइप देखने को मिल रहा है। हालांकि लास्ट में क्लियर हो गया कि एक किसान के छपरी बनाम दूसरे किसान के छपरी टाइप है। तो
तो इस तरह की इमेज बनने दोगे तो उससे समाज की बदनामी होगी। आपकी जो बच्चे हैं वो भी इन चीज़ों को देखेंगे तो वो भी आपकी ही जैसी हरकत करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हरकत करेंगे तो भविष्य में वो कभी भी इंसाफ के लिए लड़ सकेंगे। ये भी आप लोगों से मेरा एक निवेदन है। गाली का जवाब गाली से देना आसान है, धमकी का जवाब धमकी से देना आसान है, भीड़ के सामने गर्म भाषा बोलना आसान है, मगर समाज को सही दिशा देना बहुत मुश्किल है। अगर आंदोलन किसानों के पानी के लिए है तो समिति को बार बार कहना चाहिए था कि हमारी लड़ाई गुर्जर समाज से नहीं, पानी रोकने वाली व्यवस्था से है। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं, सरकार की निष्क्रियता से है। हमारी मांग कोर्ट के आदेश की पालना है। हमारी मांग नहरों में पानी है। हमारी मांग किसानों का अधिकार है। मगर इससे ज़्यादा शोर शराबा जो सुनाई दे रहा था वो दोनों समाज के छपरियों का था, उन्हीं के स्टेटमेंट का था, उन्हीं के वीडियो का था, उन्हीं के रील्स के था, उन्हीं को देख लेने का था। तो इसको आप किसान आंदोलन कैसे बोलोगे? अब भाई लोगों, मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहूँगा, बस 5 मिनट का टाइम लगेगा, कि अब हम बात करते हैं एसओपी की। तो सबसे पहले कोई भी आंदोलन किया जाता है तो उसमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाता है। उसमें सारी चीज़ें होती है, ऑन पेपर्स लिखी जाती है कि संगठन कौन सा होगा, समिति कौन सी होगी, कौन आदमी है, क्या काम करेंगे, कौन किस मर्यादा में रह के लेक्चर दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, कोई भी डाउट होता है तो उसे कौन क्लियर करेगा, कौन क्लियर नहीं करेगा। तो ये एसओपी जब तक आप लोग ऑन पेपर्स पर नहीं रखोगे और आपके जो मुख्य मेंबर्स, मुख्य लीडर्स होते हैं वो जब तक इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, मेरे को नहीं लगता कि किसी भी आंदोलन में आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो इसी एसओपी में दिखाया जाता है कि आंदोलन कैसे चलेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, कौन बोलेगा, कौन क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, सोशल मीडिया पर कौन पोस्ट करेगा, मीडिया को कौन ब्रीफ करेगा। आपने कभी मीडिया को ब्रीफ किया इसमें? सोशल मीडिया को तो पता ही नहीं कि कौन क्या वीडियो शेयर कर रहा है। किसी ने गाली दी वो भी शेयर कर दी, और किसी ने प्यार से कुछ भाषण दिए वो भी शेयर कर दिए। कोई अफवाह थी तो उसका जवाब कौन देगा? आप लोगों ने मतलब किसी पे ये जिम्मेदारी डाली कि फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कोई भी अफवाह फैल रही है तो उसका खंडन कैसे करोगे? पूरे दिन नहीं तो कम से कम रात को 8 से 10 बजे के बीच में तो ये काम करना चाहिए कि आज इस तरह की अफवाह सुनने को मिली तो इन अफवाहों की हकीकत ये है, तब होते हैं आंदोलन सक्सेस। फिर देखते आप लोगों के साथ में 10 गुना भीड़ आती। और मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत ही नहीं होती। आपको लीडर ही यदि अच्छे मिल जाते हैं, आप एसओपी के अकॉर्डिंग ही काम करते हो, तो ना आपको कोई सरकार चैलेंज कर सकती है, ना पुलिस प्रशासन चैलेंज कर सकता है। प्रशासन से वार्ता कौन करेगा? हमारे समाज में ये भी कमी है कि जो माइक पकड़ते हैं उन्हीं को प्रशासन से वार्ता के लिए भेज दिया जाता है। एक्चुअली मोनोपोली बनाने की कोशिश है। नहीं, ये एक थोबड़ा है ना, यही जिंदाबाद रहना चाहिए सब जगह पे। वो दूसरा आदमी बात करने चला गया तो मैं तो आंदोलन में भाग ही नहीं लूँगा, देखो यहाँ से चला ही जाऊँगा। भीड़ को नियंत्रित करने वाली भी बात भी है। जब भी अफवाहें उठती थी कि वो ट्रेन रोकने के लिए जाने वाले हैं तो किसी व्यक्ति विशेष का तो स्टेटमेंट आना चाहिए था कि वो ट्रेन रोकने के लिए ही वास्तव में जा रहे हैं या फिर जस्ट ट्रेन के फाटक को क्रॉस करने जा रहे हैं। क्योंकि एक गलतफहमी से तो क्या से क्या हो सकता है। उन लोगों पे भी तो, वहाँ पर भी तो कई लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, तो वो एफआईआर इसी गलतफहमी में तो हुई है। बाकी ट्रेन तो रुकी थी या नहीं रुकी थी आपको भी पता है। अब एक बात यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बिकॉज मैं भी एक पायलट हूँ, विमान चालक हूँ, तो ये बताना चाहूँगा कि बिना एसओपी का आंदोलन बिना पायलट की फ़्लाइट जैसा ही होता है। यानी कुल मिलाकर आपके पास भीड़ है, आपके पास ऊर्जा भी है, गुस्सा भी है, दर्द भी है, लेकिन दिशा नहीं है, जाना किधर है, करना क्या है। और दिशा नहीं होगी तो दुर्घटना होगी। यहाँ पर दुर्घटना से मतलब वही है कि समाज का ही नुकसान होगा, आंदोलन का ही नुकसान होगा। तो आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की के आंदोलन को आप अंजाम देते हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि आपकी कोर कमेटी बने। हालांकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कोर कमेटी आपकी बनी थी, लेकिन वो प्रभावी दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे आपके कानूनी सलाहकार किधर थे,
मेरे को नहीं लगता कि इसमें कानूनों का बहुत पालन हुआ होगा। यदि कानूनों का ही पालन हुआ होता तो इतने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती। मीडिया प्रभारी आपका किधर था, कौन था, किसी को आज तक अता पता नहीं है। जो भी आया उसी ने बक दिया किसी के भी सामने। अनुशासन प्रभारी किधर था, कोई लेना देना ही नहीं था। भाई लोगों, आंदोलन तो वो होते हैं कि 1 लाख लोगों को भी एक साथ बिठा दो तो एक पिन के गिरने की भी आवाज़ आनी चाहिए उसमें। ये होता है आंदोलन, और ये होता है आंदोलन में अनुशासन। अब जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूँ कि मैंने भी कभी कोई बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और वो जंतर मंतर पर किया था। कहीं पे यहाँ पे कोई बांध के लिए किसी गांव में या हमारे बालाजी मोड़ पे या जयपुर में नहीं किया था। जंतर मंतर नई दिल्ली पे ही किया था। 6 दिन की उसमें हंगर स्ट्राइक थी, यानी 6 दिन भूखे बैठे रहने पड़े थे हमने। मतलब ब्रेकफास्ट करना तो दूर की बात है, हमने चाय तक नसीब नहीं हुई थी। मेरा फेस आज भी आप उसमें देखोगे बिल्कुल सूखा हुआ है, मुरझाया हुआ है। लेकिन जो सफलता मिली थी, उसी सफलता के चलते आज आप लोग हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज़ में बैठते हो। हालांकि उसका क्रेडिट कोई और ले गया, हमारा तो नाम ही गायब कर दिया गया। लेकिन इस हवाई चप्पल वाले जो हवाई जहाज़ में बैठते हैं, इस सफलता का क्रेडिट कैप्टन एसआर मीणा को जाता है। उस आंदोलन का जो अन्ना हजारे था वो मैं था। तो मैं इसलिए ये बात आप लोगों को समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोरी हवा में बात कर रहा हूँ। ये बात है भाई लोगों। तो मांगे तो आपकी लिखित में ही थी, खैर मतलब कुछ हद तक एसओपी का वो हुआ था कि मांगे आपकी लिखित में थी। उसमें ये भी स्पष्ट था कि इसकी मांग क्या है, किसको पानी मिलना चाहिए और कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। ये आपका बहुत ही प्लस पॉइंट था, और उसी के चलते ये आंदोलन इतना चल गया। अदरवाइज तो पहले भी शांति भंग हो सकती थी। चौथी, भाषा की मर्यादा। अब ये तो आप लोग जानते ही हो, ये बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, भीड़ को नियंत्रण भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कर लिया था, लेकिन जुबान पे कंट्रोल नहीं कर सके, वो हमारा नेगेटिव पॉइंट था। अब ये अफवाह वाला मैंने पहले से ही आप लोगों को बता ही दिया है कि कोई भी अफवाह फैलाता है तो आप लोगों ने उसका खंडन नहीं किया कहीं पे भी, तो ये भी आप लोगों का बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि भविष्य में जब भी कोई आंदोलन करें तो एक फैक्ट चेक टीम होनी चाहिए, जो दिन भर की न्यूज़ को, सोशल मीडिया की रील्स को, वीडियोस को, पोस्ट को चेक करके और ये क्लियर करे कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन सी घटना रियल में घटी थी और कौन सी घटना नहीं घटी जिसका वीडियो मतलब फेक तौर पे यहाँ पे वायरल किया जा रहा है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी जो वार्ता टीम है और जो मंच टीम है वो दोनों अलग अलग हों तो बेहतर होता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे समाज के जो भी लोग हैं, जब भी किसी भी हत्या पे, किसी बलात्कार पे, किसी चोरी पे, किसी लूटपाट पे जब भी धरना प्रदर्शन देते हैं तो इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखोगे तो घृणा आती है कि ये इंसान भी हैं क्या। जो लोग आपकी नज़र में लीडर हैं वो मेरी नज़र में इंसान भी नहीं होते। उनकी कभी बॉडी लैंग्वेज, एक्चुअली उनका असली मकसद इंसाफ मांगना नहीं होता, बल्कि पुलिस को उकसाना होता है, लाठी चलाने के लिए, डंडे चलाने के लिए या गोली चलाने के लिए। आपके कई छपरियों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो उनके स्टेटमेंट मेरे पास में ऑलरेडी हैं। कई आंदोलनों का मैं बता रहा हूँ कि उनका कहना ये था कि भाई जब तक 2-4 लोग या तो अपने नहीं मरेंगे या पुलिस वाले नहीं मरेंगे तब तक है ना मज़ा नहीं आएगा, तब तक अपना आंदोलन सक्सेस नहीं होगा। और ये पिछले 4-5 साल की बातें कर रहा हूँ मैं। और आप ऐसे भोले हो कि समोसा कचौड़ी खाने के बदले वहाँ पर गोली खाने के लिए चले जाते हो। आपको लगता है कि आपके लीडर हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो आपके लीडर है, अभी भी मैं देख रहा था कल परसों में जब पुलिस से बात हो रही थी तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको मतलब थोड़ी भी तहजीब में रह के वो बात करे, थोड़ा भी उसकी मतलब वो भाषा में संयम बरते, या थोड़ा भी जो भी अधिकारी आए, चाहे वो कोई पुलिस वाले अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उनका थोड़ा भी सम्मान करें। तो ये लोग अपना थोबड़ा चमकाने के लिए जानबूझ के एक्चुअली है ना प्रशासन को और पुलिस को उकसाते हैं। तो ये भाषा, इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है, जो भी व्यक्तित्व होता है, उसको आपको किनारे करना ही होगा। अदरवाइज तो उससे क्या होता है कि हो सकता है पुलिस प्रशासन है उस एक मामले में दबाव में आके आपको न्याय दे दे या न्याय की कोशिश करे,
लेकिन वो हमेशा आपसे दुश्मनी निकालता रहेगा, आपके समाज से भी और आपकी भीड़ से भी। कानूनी जो टीम है वो तो रखना कभी ज़रूरी समझा ही नहीं होगा आप लोगों ने। माना कि इसमें कोर्ट में केस जीता था, लेकिन यहाँ पर आंदोलन में भी कदम कदम पे आपके पास में कानूनी सलाहकार होने चाहिए थे कि अब क्या करें। बस आप लोगों को तो यही आता था कि अभी यदि इंसाफ नहीं मिला, शाम तक पुलिस वाले नहीं आए तो हम इधर कूच करेंगे, हम उधर कूच करेंगे। अरे भाई, बिना कूच करने वालों को भी तो न्याय मिलता ही है। जो जंतर मंतर पे धरना देते हैं वो किधर कूच करते हैं? वो तो हमेशा 2-2 महीने तक, 4-4 महीने तक, 6-6 महीने तक जंतर मंतर पे ही बैठे रहते हैं। अभी कॉकरोच पार्टी वालों को देख लो, किधर उन्होंने कहीं पे किया? कोई जो किसान आंदोलन थे उन्होंने कहीं पे कूच किया? कितने दिन तक, 7 महीने तक बैठे रहे वो दिल्ली में ही। उन्होंने बरसात, गर्मी, सर्दी सब सही। क्या हो जाता है कूच करने से? पुलिस और आप आमने सामने ही होते हैं। 100-200 लोग आपके मर जाएंगे, 100-200 लोग उनके मर जाएंगे, उनसे थोड़ी ना इंसाफ मिल जाता है। तो आप में मतलब विचारों के स्थायित्व के साथ साथ में आपका जो ठिकाना है उसमें भी स्थायित्व होना जरूरी है। आप रोज़ रोज़ इस तरह से ठिकाने बदलोगे तो आपका आंदोलन कमज़ोर ही होता है। और अभी तो आप लोग बताते हो कि 50 के खिलाफ FIR हुई है, अगली बार यदि ऐसा ही रहा तो 100 के खिलाफ भी FIR हो सकती है, और जिनके खिलाफ FIR होती है उनको कहीं ना कहीं इन सबको भुगतना ही होगा। तो इस तरह के युवाओं का भविष्य है उसको दांव पर ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मानो तो भी ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक है। तो ये बात है भाई लोगों, बस यही मैं निवेदन कर रहा था। और यहाँ पे जो सब का सारी चीज़ों का जो सार है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इसको मैं बिल्कुल A to Z वर्ड टू वर्ड पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी जो राजनीति है आपके आंदोलन को तुड़वाने की, आपको लड़ाने की, आप पे FIR दर्ज करवाने की, आपको पानी देने की, आपको नहीं देने की, वो जो सारी की सारी लड़ाई है वो बहुजन को तोड़ने के लिए है। और बहुजन को तोड़ने के लिए ऐसा जरूर नहीं कि सत्ताधारी ही हमेशा आए, बल्कि उनके जो गुर्गे होते हैं वो हो सकता है आपके लीडर भी बने हुए हों, लेकिन आप उन्हें जान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। तो मैं आपको एक यहाँ पर चेतावनी देना चाहूँगा बहुजन के तौर पे कि दलित, आदिवासी, OBC, किसान और मजदूर समाजों को यह समझना होगा कि असली लड़ाई आपस में नहीं है। असली लड़ाई शिक्षा, रोजगार, जमीन, पानी, सम्मान, आरक्षण और कानून सुरक्षा और प्रतिनिधित्व की है। अगर बहुजन समाज आपस में उलझा रहेगा तो सरकारें आराम से शासन करेंगी। अगर किसान किसान से लड़ता रहेगा तो पानी की नीति पर सवाल कौन पूछेगा? तो इस तरह से आप आंदोलन को जो गौण बना देते हो और छोटे इश्यूओं को जो आप प्राइमरी बना देते हो, प्राथमिक बना देते हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती होती है। अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। अगर OBC और आदिवासी आपस में लड़ेंगे तो शिक्षा और रोजगार पर सवाल कौन उठाएगा? अगर दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज एक दूसरे को ही दुश्मन मानेंगे तो अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? इसलिए 5 नवांत का आंदोलन केवल पानी की लड़ाई नहीं, बहुजन समाज की राजनीतिक परिपक्वता की परीक्षा भी है। अब के बाद में भी लड़ने पड़े तो सिस्टमेटिक तरीके से लड़ो, हमें भी खुशी होगी और आपको भी सफलता मिलेगी। इसी के साथ में नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।